अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नया दौर। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ इसार राना साहब, ताहिर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन, सबसे पहले पाक अमरीका ताल्लुकात पर जो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान कमेटी का इजलास हुआ है, डोनाल्ड लू की तरफ से जो अहम ब्रीफिंग दी गई है उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आज हमें प्रोग्राम में डिस्कस करने हैं। सबसे पहला सवाल ताहिर मलिक साहब आप ही के सामने रखूंगी। जनूबी एशिया के मुआवन वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू कमेटी के जो रूबरू पेश हुए और उनकी ब्रीफिंग में जो अहम पॉइंट है साइफर के हवाले से वो उठाया गया। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो सिर्फ झूठ पर मबनी है और कुछ नहीं। तो आप इसको कैसा देखते हैं? देखें, ये उनकी एक अमेरिकन डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि वो वहाँ के बाकी जो नुमाइंदे हैं वहाँ के वैसे ये कांग्रेस मैन है। कांग्रेस से मुराद है सेनेटर, उनका वहाँ के सुपीरियर, ये कांग्रेस जो जिसको हम बोलते हैं। तो वहाँ पे उनकी जनाब की हियरिंग थी। तो हियरिंग में दो चीज़ें हैं जिस पे मेरे ख्याल में डिबेट करनी चाहिए। दोनों एस्पेक्ट बड़े इंटरेस्टिंग है और दोनों का डायरेक्टली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे असर होगा और पड़ भी रहा है। एक तो उन्होंने पॉइंट जो सबसे बड़ा है, एक जगह पे उन्होंने पीटीए को बहुत सपोर्ट कर दिया। सपोर्ट ये किया कि जिस खवातीन ने जो इलेक्शन का हिस्सा थी उनको हरासा किया गया, इंटरनेट बंद हुआ, ये क्वेश्चन उनकी तरफ से, मोबाइल बंद हुआ, ये क्वेश्चन उनकी तरफ से, यानी कि उन्होंने धांधली को, बेज़ाब्ती को रजिस्टर किया। ये नहीं कहा कि हुआ है, और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को इस पे जो पाकिस्तान के निज़ाम को इसको करना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा जो पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे यहाँ अमेरिका का इन्फ्लुएंस तो है, अमेरिकन जो कहते हैं वो मैटर करता है, तो आधा पार्ट जो उन्होंने कहा है वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक पैटर्न मिल गया पीटीआई को, एक नई सपोर्ट मिल गई, एनर्जी मिल गई कि देखो जी, वो अपना मामा जी ने भी कहता कि हमारे इलेक्शन फेल नहीं हुए, अमेरिका जो कहता है वो सही कहता है। नहीं, वो बात की बात है। मैं पहले एक छोटा सा एनालिसिस करूँ उन्होंने कहा है, फिर हम अपने राय बाद में देंगे, वो मुनासिब नहीं। दूसरी जो बात आपने सवाल किया, वो कोई भी सरकारी डिप्लोमेट कभी ये नहीं कहेगा हाँ हाँ हमने ये किया। वो उसने पक्की स्टेटमेंट है, वो पहले भी 5 दफा दे सका, अब भी दे सका। हाँ, साइफर को उसने डिनाई किया और उसमें जो सपोर्ट उसने दिया, जो नई बात मुझे लगी है, उसने कहा जी जो मैं कह रहा हूँ ना, ये बात आपका जो वो अपने कांग्रेसमैन को बता रहा है कि वहां का जो सफीर था तारिक मजीद जो मेरे साथ था, वो जाके उस जो कमीशन था उसके सामने ये बात कह चुका है कि ये सच नहीं है, झूठ है, हमारी कोई मुदाखलत नहीं, ये लाए उसने बोला। उसने ये सीधा साधा पाकिस्तानी खान साहब पे उसने ये जो अटैक किया कि आपने हमारे खिलाफ झूठ बोला है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग समात हुई है। इसमें दोनों चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग आई हैं। साइफर को 100% रिजेक्ट किया गया और इलेक्शन को मशकूक करार दिया गया। दैट इज ए बिग डेवलपमेंट। ठीक, राना साहब, इमरान खान का बयानिया साइफर, अब साइफर के हवाले से डोनाल्ड लू की एक स्टेटमेंट क्लियर है, ये तो झूठ पर मबनी है, तब तो उनका बयानिया खत्म। मुझे हंसी आती है पहले तो अपने हालत इज़हार पे ना, कि हम कितनी मजबूर कौम है कि हमारे मसाइल डिस्कस होते हैं किसी और मुल्क में। क्या अमेरिका में जो भी वहाँ पे गंद फैलाया जाता है, कभी हमने उसको डिस्कस किया है? कभी हमने कहा है कि जी वहाँ ऐसे होता है या वैसे होता है? इसकी वजह यह कि चूंकि हम फकीर लोग हैं ना, तो हमारी औकात ही नहीं है, और वो हमारे मालिक हैं, वो हम पे बात कर सकते हैं, हमारे पे तबसरे कर सकते हैं। अब आ जाए साइफर की तरफ। अगर फर्क मैं डोनाल्ड लू की मेरी जबान जल जाए, मेरी क्या औकात के मैं उनको की बात को इनकार कर दूं, ठीक है? वो हमारे अन्नदाता हैं और हम उनसे लेके खाते हैं, उनके टुकड़ों पे पलते हैं, हम उनके खिलाफ कैसे बात कर सकते हैं? लेकिन एक बात तो फिर क्लियर हो गई कि अगर साइफर नहीं था तो मेरा ख्याल है कि फिर ये जो साइफर चोरी हुआ का एक शोर मचा कि साइफर चोरी हो गया है और वजीर आजम हाउस से साइफर गायब हो गया, तो फिर वो क्या गायब हुआ? वो क्या चीज थी जो गायब हो गई? और नेशनल सिक्योरिटी फिर वो नेशनल सिक्योरिटी के इजलासों में जो हमने वो डिमॉश किया, वो किस बात पे किया? अगर ये बात सही है तो मलिक की ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई वो क्यों मानेगा कि मैंने ऐसा किया है? और हमने उसी से, कातिल से भी कभी गवाही ली गई है, कातिल भी ये कहेगा कि नहीं जी कत्ल हुआ ही नहीं था। हाँ, वो ये तो नहीं था कि वो आज के कहा मैंने ये कराया, ये मैं इसलिए ठीक है ना किया था। मलिक की बात बिल्कुल ठीक है कि भाई जो हम कातिल से कैसे गवाही ले सकते हैं? वो कैसे कहेगा कि हाँ मैंने ऐसे किया है? पागल है। और जाके अपनी कांग्रेस में, और कांग्रेस वाले पागल हैं, उन्हें सबको नहीं पता कि क्या हुआ था। ऐसे ड्रामे करते, आई वॉश करते, लोगों को बेवकूफ बनाते, वहां पे बैठ के एक डेमोक्रेसी खेलते हैं। और दुनिया में जहां जहां पे भी क्या कहते हैं डेमोक्रेसी के खिलाफ साजिश होती है, अमेरिका सबसे पहले उसमें इन्वॉल्व होता है। अमेरिका ही साजिशी होता है सबसे बड़ा। इस दुनिया की जो ये कायनात के जो अमन है ना, उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो अमेरिका है।
और मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है। जिस मुल्क के अंदर थोड़ा सा इस्तेकाम आता है, अमेरिका अपनी दरफुंतनियों के साथ उस मुल्क का इस्तेकाम का बेड़ा गर्क कर देता है। लीबिया जैसा मुल्क जिसके अंदर कहा जाता था कि लोग ढूंढते थे कि हम किसी को खैरात करें, आज वो टुकड़ों में तकसीम हो गया। इराक टुकड़ों में तकसीम हो गया, शाम टुकड़ों में तकसीम हो गया, ठीक है, उर्दन टुकड़ों में तकसीम हो गया। आपने लेबनान का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। अब बड़े बड़े जमहूरियत के चैंपियन वहां बैठ के जी ये हुआ अपनी गिरेबान में झांकते नहीं है कि इस दुनिया की जो फलस्तीन में हो रहा है, जिस तरह बच्चों का कत्लो आम हो रहा है, वो तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि हम बेशर्म लोग हैं, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। अदरवाइज अमेरिका का तो चेहरा बेनकाब हो गया। ये बड़े आके वहां बैठ के हमारे लिए फैसले करते हैं, और मुझे अफसोस है अपने हुक्मरानों पे जो उनके आगे भीख मांगते हैं, और उन्हें पता होता है जिनको भीख दे रहे होते हैं कि ये भीख अवाम को नहीं मिलनी, इन्होंने खा लेनी है, बस इतनी सी बात है। और एक चीज और, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल जाऊं, आप ये छोड़ दें इलेक्शन का, उन्होंने मान लिया, क्यों नहीं उसने कहा कि हाँ एक पार्टी के साथ जाती हुई, उससे निशान छीना गया, उसके बंदों को अगवा किया गया, उसके बंदों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, सियासी जलसे नहीं होने दिए, करते पूरी बात, झूठ बोलते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, दो जुमले कह के वहां पे दहशतगर्दों ने तू तेरी हिम्मत थी तो बात करते ना, कहता कि हाँ एक जमात के साथ इस तरह हुआ था। ड्रामे कर रहे हैं, बाकी ड्रामा आप मलिक से करवा लें। नहीं, मलिक साहब ने एक पॉइंट क्लियर नहीं हो सका एक्चुअली मुझे भी। आपने खुद का तस्लीम किया कि अमेरिका एक बार नहीं कई बार ये स्टेटमेंट्स दे चुका है कि साइफर नहीं था, अमेरिका की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी पाकिस्तान में। ये कितनी दफा अमेरिका मजीद और एक्सप्लेनेशन देगा? वो एक्सप्लेनेशन आप पॉइंट समझे ना, उसने मुझे नहीं एक्सप्लेनेशन दी, ना राना को दी, वो अपनी कांग्रेसमैन के सामने पूछ बैठा है। पर थोड़ा सा आप जो मर्जी मजाक कर रहे हैं, ये जमहूरियत को सलाम भी करें ना, वो किसको फेस कर रहा है? वो अवामी नुमाइंदे को जवाब दे रहा है। यहाँ मैं कोई तीसरी एक बात करने जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ रफड़ पड़ रहा है डेमोक्रेसी का है। मैं ये बताना चाहता हूँ, लुक एट द पावर ऑफ वोट। वो अमेरिकन जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो कांग्रेसमैन जिसको बोलते हैं, सेनेटर होता है, हर स्टेट के 2 सेनेटर होते हैं, वो सुपीरियर हाउस है। कांग्रेसमैन असेंबली वहां का एमपी है, वो उसकी कमेटी, उसकी ज़ेली कमेटी ने आज उनका मौजू था पाकिस्तान के इलेक्शन, उस पर उन्होंने बुलाया। और ये को बंदा को वहां के कोई मिस्टर तीस खान नहीं है, पहले सेक्रेटरी होता है, अमेरिका में वजीर नहीं बोलते, वजीर खारजा सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी के बाद उसका डिप्टी सेक्रेटरी है जो नायब वजीर खारजा होता है। उसके बाद उन्होंने दुनिया को रीजन में तकसीम किया हुआ है। एक रीजन है साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, उसके उन्होंने अफसर आगे रखे हुए हैं। तो ये उस निजाम में एक टाइनी सी एक चीज है, ये जो कमेटी है, हमारे यहाँ से नायब वजीर खारजा हम लिख देते हैं, वो एक असिस्टेंट सेक्रेटरी का मतलब है एक ब्यूरोक्रेट है, उसका काम एक डेस्क है, उस पर वो बैठा है। उसने अपनी जो उन्होंने उससे सवाल किया, उसका उसने जवाब दिया। उनके आप पे ये भी इल्जाम लगा कि आपने ये जो सारी साइफर लिखा था, पाकिस्तान ने मुदाखलत का इल्जाम लगाया इमरान खान ने आपको। उसने कहा जी हमने कोई नहीं लगाया, ये सरासर झूठ है, हम पाकिस्तान की जो मुदाखलत नहीं करते। ये मैंने बार बार कह रहा हूँ, इससे एक डिबेट जो राणे ने किया है उसका राइट है, मगर दूसरी तरफ मैं समझता हूँ उससे एक बड़ी बात जो कर गया वो ये है कि पाकिस्तान के इलेक्शन को मशकूक बेज़ाब्तगी का कह गया है। तो अगर इस मुल्क में जिस तरह के हम समझते हैं कि अमेरिकन दुनिया की एक सुपर पावर है, उसकी से है, तो ये क्वेश्चन तो रेज हो गया। एक ये कहना, और उसके बाद जो बाकी कांग्रेसमैन है, आप हम उसकी डोनाल्ड लू की सारी बात करें, मैंने उनके सारे सवाल सुने हैं, मतलब मैं हैरान रह गया हूँ, पता नहीं क्या इसकी वजह है कि उन्होंने सामने कंसर्न शो किया कि पाकिस्तान के माशी मसाइल है, उन्होंने कंसर्न शो किया पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं है, उन्होंने कंसर्न शो किया कि पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं है, और इस बहरान से निकले। मेरा मतलब है कि यार दुनिया हमारे बारे में परेशान है, सोया हमारे, हमें अपनी कोई फिक्र नहीं, उनको हमारी फिक्र है। ये कमाल की बात है। ये तो मुस्कुराने की बात है ना, खाना साहब इस पे थोड़ा मुस्कुरा दें। नहीं देखिए, बात ये है कि जो मलिक ने हल्की सी बात की इस पे, मैं चाहूंगा कि इसके बाद मलिक से बात करें। क्या जुमला वो कहते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बाइस तशवीश है जी, और इस बहरान से निकले उनके लिए तशवीश है। हाँ। हमारे लिए कोई तशवीश नहीं है, यही बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी मुझे पता चला कि वो क्या कहते हैं, एक बहुत आला शख्सियत जो पंजाब की है, उनके आने जाने के लिए जो सड़क थी ना, उसे तोड़ के दोबारा बनवाया जा रहा है, टायर नए बन रहे, टायर नए पड़ रहे, ठीक है। उनको तशवीश है हमसे कि यार ये मुआशी तौर पे तबाह, हमें कोई तशवीश नहीं है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जब कोई प्रॉब्लम होगी तो हम बैठेंगे जहाज में और जाके बाहर बैठ जाएंगे, जाके तनख्वाहें नहीं ले रहे। पीएम भी और पीएम की कैबिनेट भी तनख्वाहें मराहत उन्होंने लेने से और वो देखे, मैं आपको बताऊं, बड़ा एक आजकल जुमला चल रहा है कि जो हीर का बाप था वो रांझे को ये समझता था मुफ्त काम करता है,
ठीक है ना, वो कहते थे तनख्वाह शनख्वाह नहीं लेता, ये तो बाद में पता चला कि वो क्या करता था। तो छोड़ दें कि ये जो कहते तनख्वाह नहीं ले रहे और ये नहीं, क्या करता था, ये मैं ब्रेक में बताऊंगा क्योंकि आपको जरूरत है। बेइज्जतियां करता था, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज ये है, देखिए मलिक साहब ने अभी वो बाकी लोग जो बोल रहे थे वो इन्होंने कहा कि वो मैंने सुना इनकी इंग्लिश मोहतरमा और अज़मा बुखारी साहिबा से कम नहीं है, ठीक है ना। मेरी ग्राउंड कर बेइज्जती कर रहे हो, पहले ये क्लियर करो। नहीं मैं आपकी इंग्लिश का मदाह हूँ और मोहतरमा और अज़मा बुखारी साहिबा का भी मदाह हूँ उनकी इंग्लिश का और उनके इडियम्स का बहुत वो हूँ। लेकिन असल चीज ये है कि क्या ये जो तशवीश अमेरिकन को हो रही है हमारे पाकिस्तान में किसी जगह नजर आती है? क्या हमारे हुक्मरान, हमारे ऊपर बैठे हुए ताकतवर लोग, क्या उनको भी कोई तशवीश है? क्या उनको भी इस बात का एहसास है कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? 1.1 बिलियन डॉलर के लिए हम IMF के गुलामों की तरह उसके गिर्द नाच रहे हैं, वो साढ़े ना बांदर किला खेल रहा है, ठीक है। तो हमें कोई तशवीश है? हमें कोई तशवीश नहीं है। उसकी रीजन ये है कि जो हुक्मरान खानदान है पाकिस्तान के, तो उनका वो मुश्किल वक्त आएगा, वो बाहर चले जाएंगे। अभी भी मुझे सुन रहा हूँ कि तैयारी चल रही जा रहे हैं वारे हैं। हाँ। तो उनके लिए तो मसला नहीं, मसला तो मेरे लिए और मलक के लिए होगा हुआ तो। अच्छा, डोनाल्ड लू कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबी अमले में काम करने वाली खवातीन को भी हिरासा किया गया है। इसका जवाब कौन लेगा? इसकी तहकीकात कौन करेगा? करेगा कोई? मेरी बात यह है कि मेरा फिर वहीं आता हूँ, अगर डोनाल्ड लू सच ही बोल रहा था तो पूरा सच बोलता। खवातीन, मैं कह रहा हूँ पूरा सच बोलता ना, खाली ये ना कहता कि खवातीन अमले को हिरासा किया गया, ये कहता कि खवातीन पॉलिटिकल वर्कर्स को भी हिरासा किया गया, उनको जेल में रख के इलेक्शन लड़ने पे मजबूर किया गया, फिर भी नहीं लड़ने दिया गया। वो फिर पूरी बात करता ना कि किस तरह एक औरत माँ अपने बच्चों का इलेक्शन लड़ने के लिए बाहर निकली और उसको जीतने के बाद हरा दिया गया। पूरा सच बोलता, सिर्फ उतना सच बोल रहे हैं जितना वो स्मार्ट लोग हैं ना, वो इतना सच बोल रहे हैं जिससे वो जो सामने कांग्रेसमैन बैठे हैं वो भी मुतमईन हो जाएं, मीडिया को भी कोई थोड़ा सा चारा मिल जाए चबाने के लिए और बाकी सारा कुछ हो जाए। अदरवाइज पूरा सच बोलता अगर डोनाल्ड लू इतना पक्का सच्चा और वो था अपने आप को बनने वाला, तो फिर बताता कि पाकिस्तान में किस तरह लोगों को अगवा किया गया और किस तरह क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने खिलवाड़ किया इलेक्शन के साथ। मलिक साहब, तहकीकात होंगी, इंतखाबी बेज़ाब्तगियां, अब तो कंफर्म हो गया ना अमेरिका की जानिब से ये स्टेटमेंट है। नहीं, इस तरह नहीं, अब तो रियासत को थोड़ा सा तो सीरियस लेना पड़ेगा ना। अब हमारी अपनी जितनी मर्जी हम तनकीद करें, इसका ये मतलब नहीं कि एक गोरा सफेद बंदा कह दे कि इलेक्शन गलत हुए हैं तो वो साबित हो गया। प्लीज इस तरह ना आप करो। हम यार जो अपनी लड़ाई है, हमारी अपनी लड़ाई है, ये इस तरह नहीं होता। जो चीज पॉजिटिव भी था इसमें से कुछ चीज लेनी चाहिए। मैं अमेरिका पाकिस्तान की बहस में नहीं, मेरा दिल कर रहा है, मुझे समझ ये नहीं आ रही कि वहाँ पे ना कांग्रेसमैन जो है ना, आपको पता है 17-18 कांग्रेसमैन ने ना एक अपना करारदाद दी थी कि पासन में हुई है धांधली हुई है। हाँ जी। ये पता है किसके लिए कर रहे हैं? वो जो पाकिस्तानी अमेरिकन वहाँ पे है ना, जिसको आप पाकिस्तानी अमेरिकन कहते हैं, जो पाकिस्तानी का भी सिटीजन है, अमेरिकन सिटीजन, उनको हिट कर रहे हैं कि जनाब उन्होंने कंप्लेंट किया। ये थोड़ी सी पॉइंट मुझे 1 मिनट आप दे, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। गंदी जमहूरियत में भी देखें कितनी खूबसूरती है कि उन पर लोगों को प्रेशर डाला है वोटर्स ने कि जनाब हम इस मुल्क से हैं, क्योंकि वो पासन के पैदाइशी पासन आइन कहता है पैदा हुए तो अब सिटीजन नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरी जो माँ का मुल्क है, जो मेरा मुल्क है, वहाँ पे ये काम हुआ है। तो वो देखो वो अपने वोटर के लिए रहा। ये मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करो, इसको अपनी असेंबली में मैं लाऊंगा। तो उन्होंने जनाब बुला लिया उसको असिस्टेंट सेक्रेटरी बेसिकली रिप्रेजेंट दी होम डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट, ये हुकूमत का नुमाइंदा है। उन्होंने हुकूमत को बुला लिया। और यार यहाँ पे ये सिस्टम है। मैं जो रो रहा हूँ यहाँ पे, हम सुबह दोपहर शाम ये कह के थक गए। और यार हमारी भी, मुझे याद है एक सेनेट है, हमारी भी एक कौमी असेंबली है, हमारी 4 असेंबली है। मुझे अच्छा लगे कि आज IG पंजाब को बुलाया वो कौमी असेंबली ने, पंजाब असेंबली से शुरू करते हैं। यार ये मेरे नुमाइंदे हैं ना। मैं कहता हूँ धांधली हुई है या नहीं हुई, बिसाइड द पॉइंट। और दूसरी चीज जो बड़ी अहम समझने वाली है, अमेरिकन डेमोक्रेसी की खूबसूरती असेंबली नहीं, उनकी कमेटी है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते सेनेट की जो कमेटी है ना कितनी पावरफुल है। अमेरिकन सदर को चू नहीं करने देती। ये है पावर ऑफ पार्लियामेंट। अगर पाकिस्तान की असेंबली पे हम आने लगो, या हमारा हक नहीं बनता कि मेरा MP है, MNA कोई भी पार्टी का, ओके जनाब ये मुल्क में बहस चल रही है, बुलाओ इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन अच्छा इस तरह करते हैं, वो इस तरह बैठते उसको सामने अकेले बैठाते हैं, काका तू अवाम को जवाब दे।
ये डोनाल्ड लू ने आके कांग्रेस से नहीं, ये कांग्रेसमैन ने, वोटर ने एक सरकारी मुलाजिम से कहा कि मुझे जवाब दो, तुम मेरे मुलाजिम हो। तो मेरी दुआ ये है कि काश के हमारा भी कोई MNA, हमारा भी सेनेटर, हमारी भी कोई कमेटी ये सोचे कि यार स्कूल में डिबेट चल रही है, बुलाए इलेक्शन कमीशन को, बुलाए IG पंजाब को, बुलाए, मैं कहता हूँ काकड़ को बुलाए, वजीर आजम को, कि भाई क्या एग्जाम है, ये पॉइंट है। मैं मलिक की बात को आगे देखिए, जो बात मलिक कह रहे हैं ना कि जो डेमोक्रेसी की ताकत, पावर क्या है, शुक्र है कि ये डेमोक्रेसी को मानने पे तैयार हो गया। अदरवाइज ये कहता कि जी उत्थे ते अमरीकी सदर ताकत का मंबा है और वो कहता कोई कमेटी नहीं है, चलो भागो यहाँ से, बस मैं जो कह रहा हूँ, जो इसका फलसफा है, जो पाकिस्तान की रियासत की खूबसूरती, हम जमहूरियत की बात कर रहे हैं दोनों। हाँ, अब आप सुने मलिक की बात की, मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। वहां पे अमेरिकी कांग्रेस वहां पे रहने वाले पाकिस्तानियों को मुतमईन करने के लिए कर रही है, और हमारा वजीर दिफा पता क्या कह रहा है, कहते हैं ये जो बाहर लोग रहते हैं मामे लग देने पाकिस्तान दे, उनका जुमला है। नहीं छोड़े ना, आप अभी ताजा का सुन लेना, आप अनवारुल्ला काकड़ को छोड़े, अभी वो उन्होंने कहा है वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कि ये बाहर के जो पाकिस्तानी है ये मामे लगते हैं, और आपको पता है कि ये बाहर के पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये लोग वो भेजना खत्म कर दें, जरा मुबादला, तो लग पता जाए। जो लोग वहां पे, आपके भी कुछ अजीज बाहर रहते होंगे, मैं इसके भी मेरे भी $30 बिलियन की बात हो रही है, 30 अरब डॉलर भेजते हैं मलिक साहब, और हम उनकी जिंदगी को जानते हैं। खुदा की कसम, जितनी तकलीफें झेल के, मुश्किलें झेल के वो अपने यहाँ के लोगों के लिए पैसे भेजते हैं, ठीक है ना, और जुदाइयां काट के और पता नहीं क्या क्या तकलीफें काट के वो जो अपना यहाँ भेजते हैं, हम उन्हें कह रहे हैं मामे लगते हो। और दूसरी तरफ अमेरिका ने जो वहां पे आए हुए पाकिस्तानियों को की दिल पिशोरी के लिए चाहे एक जाली ड्रामा कर रहे हैं। तो ये कौमों के मिजाज को आपको इससे समझ आ जानी चाहिए कि कौमें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे ब्रेक अनाउंस करनी है। ब्रेक से वापस आने के बाद बानी PTI जेल में और क्या पैगाम दे रहे हैं सहाफियों के थ्रू, उस पर बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे बानी PTI इमरान खान की, जो कि जेल में उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने कुछ अहम इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि 5-6 माह जेल में रहूंगा, उसके बाद ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, और पीपल्स पार्टी भी इस हुकूमत में इसीलिए काबीना का हिस्सा नहीं बनी क्योंकि उन्हें भी बताया कि ये सेटअप ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। इसमें कितनी सदाकत और कितनी सच्चाई है, मलिक साहब आप ही से मैं जानना चाहूँगी, कितनी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं आप इस स्टेटमेंट को बानी PTI की? देखिए, मैं तो इसको इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा क्योंकि ये सियासी बयान है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने कोई झूठ बोला है, ये हर सियासतदान का हक है हमारे यहाँ, क्योंकि एक मुस्तकिल मिजाजी है हमारे सिस्टम में कि हम गैर अदम इस्तेकाम का शिकार रहते हैं। तो मेरा एक पॉलिटिकल होप दी है मुझे, मतलब मैं नहीं समझता कोई इतनी वैलिड ये स्टेटमेंट है। मगर जो असल बातें उन्होंने की है, आप ज़रूर राना साहब से भी इस पर कमेंट है, जो मुझे नज़र आई है, जो असल इमरान खान की टोन नज़र आई है, वो ये नज़र आई है कि वो कहते हैं वो वहीं के वहीं खड़े हैं। मतलब सबसे बड़ी जो मुझे स्टेटमेंट लगी है, हालांकि एक स्टेटमेंट थी कि हमारी और फौज के दरमियान इख्तलाफात पैदा किए जा रहे हैं, मगर दूसरी तरफ जब मैं देखता हूँ जी, जब आप ये कहते हैं कि निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और स्टैब्लिशमेंट विच मीन फौज, ये तीनों इकट्ठे थे हमारे खिलाफ, ये भी बयान दे दिया, ये भी कह दिया सिस्टम बेनकाब कर दिया, ये भी कह दिया मुझे 3 दिनों में 3 सजाएं दी, फिर भी मेरी पार्टी खत्म नहीं हुई, फिर ये भी कह दिया कि सारे फैसले पहले हो चुके हैं। हाँ। ये भी कह दिया, और ये भी कह दिया कि इलेक्शन के भी सारे फैसले पहले हो चुके हैं, इलेक्शन कमीशन भी, कमिश्नर सॉरी वो भी इस्तीफा दे। तो हाँ। मैं पॉइंट देना चाह रहा हूँ कि जो मैं बार बार कहता हूँ कि खान साहब की जो मोला जट की पोजीशन है ना, वो उसमें 1 इंच का भी पीछे नहीं है। और मेरा एक अपना इजाफी एक हमेशा तबसरा होता है कि ये अच्छी खबरें होती हैं अपने भाईजान जरदारी के लिए और भाईजान नवाज शरीफ के लिए। वो दोनों आज नमाज पढ़ेंगे ईशा की, राज के खाना शाना खाएंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, शुक्रिया इमरान खान, तू इस तरह रहेगा तो हमारी मोहब्बत पिंडी से भी रहेगी, इस्लामाबाद से भी रहेगी। राना साहब आप कैसे देखते हैं उनकी स्टेटमेंट को? और शरीफ फैमिली के लिए उन्होंने कहा है कि जी फंस चुके हैं शरीफ फैमिली, बेसिकली उनके पास और कोई ऑप्शन रह ही नहीं गया, उन्होंने यही कुछ ही करना है, क्या करें? नहीं, मलिक ये जो कह रहे हैं ना कि वो नवाज शरीफ साहब खुश होते हैं इस तरह के बयान से कि लड़ाई बढ़ रही है, तो उन्हें, मेरा ख्याल है उन्हें ये भी डर होता है कि किधरे इस बार इमरान खान की तो बात नहीं होगी इनके साथ, ठीक है ना, उन्हें ये भी डर होता है, ठीक है ना, तो वो इस बात से भी थोड़ा सा घबराते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें, अगर वो इमरान खान कहता है कि नवाज शरीफ फंस गए, तो क्या गलत कह रहे हैं? नवाज शरीफ साहब तो वजीर आजम बनने आए थे ना,
और मैंने, आपको याद होगा, हमने इसी प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जिन्होंने उन्हें चुना है ना, ये ना हो कि वो उन्हें दीवार में चुन दें। ठीक है, तो दीवार में तो चुनने वाली बात हो गई कि आपके खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 ने। आप आए थे लंदन से वजीर आजम बनने, और आखिर में आके आप जनाब अली छोटे छोटे इजलासों की सदारत करते हैं और कहते हैं कि चूंकि हमारी पंजाब में हुकूमत है तो मैं कर सकता हूं। लेकिन जो उनकी सियासत है वो ऑलमोस्ट तबाही के किनारे पे है, और उनकी सियासी बगा की आखिरी जंग मरियम नवाज लड़ रही है। अगर वो पंजाब में नाकाम हो गई, खाली ये टिकटॉक से काम नहीं चलेगा, घर से ही टफ टाइम, ठीक है ना, नहीं घर से छोड़े ना, आप जो जिस तरह की वीडियोस रिलीज कर रहे हैं, मैं इसका एक छोटा सा कंपैरिजन देता हूं आपको। एक तरफ मरियम साहिबा हैं जो ये वीडियोस रिलीज कर रही हैं, दूसरी तरफ सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह। क्या कभी मुराद अली शाह की कोई आपने वीडियो देखी इस तरह की कि वो किसी घर में गए हो तो कैमरामैन पहले से अंदर और जाके कहे मैं अंदर आ जाऊं, या किसी स्कूल में अचानक जाके वो कहें? कहीं मुराद अली शाह की कोई एक आपने ऐसी वीडियो देखी? 100 इख्तिलाफ हो सकता है उनसे, लेकिन उनके मुकाबले में ओ यार, एक आप मेरी बात तो पूरी होने दें। मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूँ, एक्टिव होना ये ऐसे ही है जैसे कभी आप कुर्सी उधर को घुमा लें, कभी मेरे साथ घुमा लें, और सवाल एक भी काम का ना करें, मुड़ के कहते कि मैं कितनी एक्टिव हूँ। तो उस एक्टिव होने का क्या फायदा मुझे जिसका सवाल ही ठीक ना हो। ये तो मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं नहीं, मैं कैसे सोचूं, मैंने कौन सा चेंज कर देना आपको? देखने वाले तो फिर सही मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ कि देखिए मुराद अली शाह खामोशी से सिंध में अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो अपने आप को ओवर एक्सपोज करते, ना वो कोई मीडिया में आके कुछ इस तरह करते, ना कोई ऐसी चीज मीडिया में देते हैं कि जिससे वो लगे कि वो को अपने आप को किसी खौफ का शिकार है। ये इनसिक्योरिटी का शिकार है, ये इनसिक्योरिटी है जो आप जल्दी जल्दी चीजें दे रहे होते हैं कि लोगों को जल्दी से यकीन दिलाएं कि नहीं गलत इंतखाब नहीं है, ये तो कोई ये भी है, ये एक खौफ है और कुछ नहीं है। तो मैंने तो मुराद अली शाह, मैं नहीं गंडापुर की मिसाल दे रहा, मैं तो मुराद अली शाह की और मरियम साहिबा की मिसाल दे रहा हूं कि एक तरफ एक खातून है जो खुशपोशी में उनकी कोई दुनिया में नजीर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कि दूसरी तरफ मुराद अली शाह है, वो एक आला तालीम याफ्ता आदमी, और वो कहीं अपने आप को ओवर एक्सपोज नहीं करता, जो करते हैं काम कर रहे हैं खामोशी से। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग जिन्होंने कुछ करना होता है ना, उन्हें बहुत ज्यादा टिकटॉक की जरूरत नहीं होती, उन्हें काम करने की जरूरत होती है। और ये बात मरियम साहिबा को समझनी पड़ेगी कि इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो उनके इर्द गिर्द लोग उन्हें मीडिया समझा रहे हैं ना, जो मीडिया की उन्हें ये देते हैं कि ऐसे करें, उनको भी थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है कि जब मरियम साहिबा ये कहें कि मैं अंदर आ जाऊं तो कैमरामैन अंदर नहीं होना चाहिए, लोगों को समझ आएगी कि भाई वो आ गई है तो पहले से ये कहां से मौजूद है। और कैंसर हॉस्पिटल में स्विमिंग पूल भी, हाँ वही ना, आप ब्यूटी पार्लर का नहीं अभी कहा, शुक्र करें आपने। तो मैं ये समझता हूँ कि जो उनकी मीडिया टीम है उसको भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि उनकी प्रोजेक्शन करें, वो नेगेटिव प्रोजेक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कंपैरिजन चल रहा है सीएम पंजाब, सीएम सिंध। चले सीएम केपी का भी थोड़ा कंपैरिजन सामने रख लेते हैं, बात कर लेते हैं अलीमीन गंडापुर के हवाले से। उन्होंने कहा जी अवाम रिश्वत मांगने वाली अफसर का सर फाड़ दें, खुली इजाजत है। मैं तो हमेशा कहता हूं अब ऐसे ही काम चलेगा पाकिस्तान में? देखे ना, काम तो ऐसे चलेगा जब आपकी मतलब आपका वजीर आला वो रियासत का एक नुमाइंदा है। मुझे आप बताएं कि इंसान ने 7000 साल में क्या अपना किया? इंसान ने ये कहा कि ताकत का निज़ाम नहीं होगा, अगर मतलब रानी के 7 बहन भाई हैं ये, तो मैं अकेला भाई हूँ, इसका मतलब है कि अगर ये इनके पास ताकत है तो ये मुझे पकड़ लें। हमने रियासत निज़ाम इसलिए बनाया था कि इंसाफ मैं नहीं करूँगा, इंसाफ कौन करेगा? निज़ाम करेगा। तो ये तो डार्क एज के लोग हैं, मुझे लगा कि कोई सदियों पुराने कोई 1100 कोई एक का कोई वजीर आला है, कोई पता नहीं किस तरह की बात कर दी। और कमाल की बात ये कह रहा है कि आपने सर फाड़ा और मुझे बताना आगे, मेरा नाम ले लो। यार अगर मैंने, मेरा पॉइंट, अगर आपने मेरे घर पे कब्जा किया, अगर मैंने कब्जा आपसे छुड़ाना है, मुझे किसी ने गाड़ी मेरे पे हाइट कर दी, मैंने उससे बदला लेना है, मुझे आपसे एक सवाल करना है, मुझे फिर बताओ रियासत की हमें ज़रूरत क्या है? हमें ये सारा निज़ाम बनाने की ज़रूरत क्या है? हम इलेक्शन क्यों करते हैं? हम वोट क्यों देते हैं? हम इसलिए वोट देते हैं कि हम एक सिस्टम के तहत रह सके। और आपको पता है
किसी भी मुल्क के अंदर इंक्लूडिंग पाकिस्तान हर मुकदमे का मुद्दई कौन होता है? रियासत होती है। ये बात की बात है। हमारे यहाँ तो कहते हैं जी वो वर्षा आ गए, नहीं वर्षा कोई नहीं होता। जो भी बंदा मर्डर होगा, किसी को मोटरसाइकिल लगे, किसी की गाड़ी चोरी हो, तो वो पाकिस्तान रियासत मुद्दई है। ये कब यहाँ से चोरी हो गया, ये राना मैंने नहीं इसका केस करना, ये चोरी रियासत ने बचानी है। ये इतनी नामाकूल बात की, ये सिर्फ पीटीआई की लीडरशिप भी कर सकती है। मैं तो इनको कहता हूँ डार्क एज के लोग हैं, पुराने जमाने के लोग हैं। मेरी तो समझ से बाहर है, इनको ना जमहूरियत का पता है ना निजाम का पता है। राना साहब सर फटेंगे अब केपी में? फटने चाहिए, क्यों नहीं फटने चाहिए? कब तक हम लोग एक दुम्बों की तरह और बकरों की तरह इन जालिमों के हाथों जिबा होते रहेंगे? कब तक गरीब लोग जो हैं अपने इंसाफ के लिए इन अफसरों के दरवाजों के बाहर खड़े रहेंगे और रिश्वत दिए बगैर काम नहीं करा सकेंगे? कब तक ऐसा होगा कि ताकतवर ठुड्डा मार के कमरे में घुसेगा अफसर के, और गरीब आदमी को उसका जो अफसर का क्या नाम है, पीए है या अर्दली है, वो अंदर नहीं घुसने देगा? कब तक ये होगा कि आप ये बना लेंगे कि जी ये बंदा बहुत अच्छा है, ये रिश्वत लेता है और काम कर देता है? कहीं से तो आगाज होगा कि नहीं होगा? और क्यों नहीं सर फटेंगे उनके? अगर मेरे बच्चों, यार मुझे बात करने देना भाई, और मुझे बात तो करने दे। मैंने आपको तो रिश्वतखोर नहीं कहा, सवाल ही मैं तो एक बात कर रहा हूं भाई। मैं उनके लिए आप तो ऐसा गुस्सा कर रहे हो कि जैसे आपका सर फट रहे। नहीं, आगाज हम ईंटों से करें लोगों के साथ। मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि आप तो इतना गुस्सा कर रहे हैं जैसे मैंने आपको कह दिया। आपको नहीं बात, आप तब तो नहीं बोले जब शहबाज शरीफ साहब खड़े खड़े ब्यूरोक्रेसी के को मुअत्तल कर देते थे, फारिग कर देते थे, वो कहते थे कि मैं शलवारें उतार दूंगा तुम्हारी। पावर है उसके, तो वो पावर नहीं है, वजीर आला नहीं है, वो सर फाड़ना, वो वजीर आला नहीं है, किसी का ईंट बांधने का यार अपनी आंखें ठीक करो, तुम बात ना करो। तुम अंधे हो गए हो, तुम तासुब में अंधे हो गए लोग हो। के पास ये तुम्हें एक बंदे की वो शहबाज शरीफ नहीं कहता था, वो पहन के वो खड़े हो जाता था, तालियां मारते थे आप। वो वहां पे खड़े होकर ब्यूरोक्रेसी को कहता था तुम्हारी शलवार उतार दूंगा, तालियां मारते थे आप। मतलब सर फड़वा दिया, इसका मतलब है सर फाड़ दो। नहीं आप सुन लीजिए, मैं इससे बहस नहीं कर रहा, ये तो इसको समझ नहीं आनी, ये ताकत का पुजारी है, ये ठीक है ना, रोजाना ताकत के देवता के आगे सर हाथ जोड़ के ऐसे खड़ा होता है। ईंट बांधने मेरी बात सुन ले, ईंट बांधना क्या है? सुन ले, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा, ईंट बांधने ताकत नहीं है। मैं आपसे नहीं, मैं इनसे बात कर रहा हूं, इनसे मैं बात कर रहा हूं, बात जहालत फैला रहा है यार। जब तक सुनने नहीं सुन, मैं जुमला कहूंगा पूरा। जब तक ये राशि, जब जिसको अल्लाह कह रहा है कि ये जहन्नुमी है, और राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, के जो रिश्वत ले रहे हैं, जो रिश्वत दे रहे हैं, दोनों दोस्त की है, तो दोस्त की का सर नहीं फाड़ेंगे तो क्या करेंगे आप? और वो कह रहे हैं ये गलत करेंगे आप। जो दोस्त की पैसे लिए बगैर आपका हक आपको नहीं दे रहा, उसके जाके हाथ जोड़े कि ले पैसे भी फड़, ते सामने रिश्वत भी ले, ते हक ना दे, सर फाड़ दे उसका। सर फाड़ेंगे तो ये सीधे होंगे लोग। ये अल्फाजों का इस्तेमाल है। वैसे तो फिर सऊदिया में हाथ भी नहीं कटने चाहिए ना? नहीं, वो बात ही नहीं, मेरी बेसिक बात ही नहीं। मैं कहता हूँ अगर ये असल तो ताकत की ये बात कर रहा है कि हम 5 हैं, हम ईंट मारते हैं, और सवाल ये कि वेयर इज द सिस्टम? अगर निजाम ने नहीं चलना तो इसका मतलब मैं डार्क एज में रह रहे हैं। ना आप रियासत है, ना हुकूमत है, ना निजाम। मुझे अमेरिका ने कहा ये इलेक्शन ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, क्या इंतखाबात ठीक नहीं, 10,000 चीजें कही। क्या हमारे इलेक्शन कमीशन पे सवाल नहीं उठता? उठता है। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे सवाल नहीं उठता? क्या उनकी कारकर्दगी पे सवाल नहीं उठता? क्या उनसे कोई पूछ नहीं सकता? क्या अमेरिका तक कह रहे कि फाफन 5 इदारे कह रहे हैं पाकिस्तान के मॉनिटर करने वाले, वो कह रहे हैं कि ये इंतखाबात ठीक नहीं हुए। 5 इदारे जो इलेक्शन को कवर कर रहे हैं वो कह रहे हैं इलेक्शन ठीक नहीं हुए। पाकिस्तान की सारी पार्टियां कह रही हैं इलेक्शन ठीक नहीं हुए। अमेरिका कह रहा है, यूरोप कह रहा है, बर्तानिया कह रहे हैं। क्या इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर किसी टाइम निकाल के ये बात का जवाब देंगे कि उन पे जो उंगलियां उठ रही हैं, क्या वो अवाम के खिदमत गुजार नहीं है? क्या अवाम के पैसों के ऊपर नहीं वो अपनी सारी ये जिंदगी चला रहे? गाड़ियां, बंगले, कोठियां, ये बिजली के बिल, ये गैस के बिल, ये टीए, डीए, ठीक है। तो एक इलेक्शन आप ठीक नहीं करा रहे, पूरी दुनिया कह रही है इलेक्शन गलत है, और हमारा इलेक्शन कमीशन मानने को तैयार ही नहीं है। यानी इतना ज्यादा डिटाई की इंतहा है। और फिर आप मलिक साहब कहते हैं कि नहीं जी, उन्हें सारे रिश्वतखोरों को मजबूत यार ये क्या आर्गुमेंट है? इसका मतलब है कि इलेक्शन की बात हुई तो ईंटें मारना शुरू कर दे।
और खुदा का को चलिए मलिक साहब ठीक है, सवाल मुझे ऐड करने दीजिए इसी में। ठीक है, फाफिन की रिपोर्ट को इग्नोर कर दें, अमेरिका जो स्टेटमेंट कर रहा है उसको इग्नोर कर दें। मिफ्ता इस्माइल साहब, आसिफ करमानी साहब जो कह रहे हैं, मैं एक डार्क एज की बात कर रहा हूँ। अगर इंसानों ने, लोगों ने, सिटीजन ने ईंटें मार के अफसरों को सही करना है, फिर आप सिविलाइजेशन से बाहर है। इसका इलेक्शन से क्या ताल्लुक है, इसका फाइफल से क्या ताल्लुक है? अफसाने अफसाने, ये जज्बातियत का ड्रामा होता है। जज्बाती से लगे बात बहुत बड़ी कर रहा है। बात ये कर रहा है कि निजाम खत्म कर दो, ईंटें मारो लोगों को, ये बात हो रही है। करें आप ठंडे होकर इस बात का जवाब के चले। मेरे ईंट का जवाब दो ना, ईंट क्यों मारे आप? मैं अर्ज करूं मलिक साहब से, हम मलिक साहब से ब्रेक पे पैर रखें, बीच में ना बोले, ठीक है ना? क्योंकि मैंने तो रिश्वतखोरों को कहा था, मुझे नहीं पता था कि इन्हें बहुत बुरा लगेगा। या कल से हेलमेट पहन के आ जाए, इनका सर महफूज रहेगा। लेकिन मेरी सुन ले, ये तो बहुत बुरी बात है कि रिश्वत लेने वाले का सर फाड़ दे। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि जो पुलिस ने खवातीन के साथ किया, घरों में घुस के किया, ठीक है, जिस तरह बेहुरमतियां की, उसके ऊपर तो इसने कभी बात नहीं की। इसको बड़ी तकलीफ हुई इस बात से कि रिश्वत लेने वाले का सर क्यों फटे, तू हेलमेट बांध दे होते जाके, ठीक है ना? लेकिन आपने कभी इस पे बात की कि ये जिन लोगों ने इस मुल्क को हॉस्टेज बना लिया है, लोगों जो पंजाब पुलिस ने किया, जिस तरह किया, 4 ठीक है, क्या वो ठीक था? उस पर क्यों नहीं बात की इसने कभी? इस पे बड़ी तकलीफ हो रही है कि उसने ये कह दिया। मालिक साहब क्यों नहीं की? यार ये तो पता नहीं क्या टेररिज्म प्रमोट कर रहा है। तो टेररिस्ट क्या करते हैं? उनके पास भी एक जवाब होता है कि हमारे साथ ये ज्यादती हुई, हमारे साथ ये ज्यादती हुई, वो भी रियासत को हमला करते हैं। चले राणा साहब इंतखाबात की बेज़ाब्तियों की बात करें, आसिफ करमानी की बातें सुन लें, इलेक्शन कमीशन उनसे कहें, इलेक्शन कमीशन यही देख ले कि मिफ्ता इस्माइल साहब खुद मान रहे हैं कि जी हमें वोट नहीं पड़े, हमारी हार हुई है और तरीके इंसाफ की जीत हुई है, तो इलेक्शन कमीशन तो इस तरफ भी नहीं आ रहा ना। नहीं, पहले तो बात यह है कि अगर कोई, मैं कहता हूं मिफ्ता इस्माइल साहब के अपना सना के मैं को धांधली, ये तो मेरा राइट है कि इलेक्शन कमीशन उसको करेक्ट करे, सही करे, इसमें क्या बहस है? मिफ्ता इस्माइल कौन है? आप पाकिस्तान के हर सिटीजन का राइट है, वोट मेरा राइट है, और इस रियासती इदारे का काम है कि मुझे इंश्योर करे, मुझे 100% इंश्योर करे कि मेरा वोट सही इस्तेमाल हो रहा है। ये बात है इसमें मिफ्ता कहे ना कि पहली बात। दूसरी बात, मिफ्ता तब बात है जब आप वजीर खजाना हो। जब आप वजीर खजाना थे तब आप बोलते ना कि तब आप कहते कि यार मैं रिजाइन देने लगा क्योंकि इमरान खान कहता है ये अमेरिका के कहने से हुकूमत बनी है। तब तो बड़े मजे से वजीर खजाना थे। अब आपने नई पार्टी बनानी है, मैं पॉइंट फिर उधर लेके जा रहा हूँ। पॉइंट ये है कि मिफ्ता के, नून के, पी के, पीटीआई के, सफेद के, लंबा के, कराची के, लाहौर के, पाकिस्तान के हर सिटीजन का राइट है कि वो इस रियासत से, इस हुकूमत से, इस इलेक्शन कमीशन से कि आई नीड, दिस इज माई राइट, आई मस्ट बी गिवन फेयर एंड फ्री इलेक्शन। ये आपका राइट है, इसमें कोई सेकंड बहस नहीं है। ट्रू। राणा साहब, इलेक्शन में बेज़ाब्तगी हुई, अली अमीन गंडापुर, उनकी एग्जाम्पल आपके सामने है। अच्छा कंपैरिजन आपने सामने भी रखा वज़ीर आला सिंध के हवाले से कि उनकी जानिब से कोई इस तरह से एक्स्ट्रा फ़ोटोशूट नहीं किया जाता। इससे पहले हम जब वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ साहब भी उनकी जानिब से देखते थे, बूट पहना करते थे, वो इलेक्शन में पहुँच जाते थे जब बारिश हुआ करती थी। अब कुछ खिदमात वज़ीर आला सिंध के हवाले से वो भी हमें गिनवा दीजिए, हमारे सामने रखिए कि अब आने वाले टाइम में सिंध में क्या डेवलपमेंट होने जा रही है। देखिए, एक चीज़ तो ये कि हमारे पंजाब का एक माइंडसेट है, क्या हम जरा रंगबाज शबशबा पसंद करते हैं, अपनी तारीफ। एक बंदा ना अकेला खड़ा हुआ ना तार को देखना शुरू कर देना तो 5-10 मिनट बाद 10-15 लोग उसके साथ खड़े होते हैं। वो सारे तार को देख रहे होते हैं। वो फिर वो तार को देख रहे होते हैं, वो पूछता है कि क्यों है, तो कहता है जी तुसी खड़े हो तो ऐसे भी खड़े होगे, ठीक है ना। हम पंजाब के जो लोग हैं ना, मेले ठेले, रंगबाजियां, मजर शाह, वो मैं टब्बर खा जा, डकार ना मारा, ठीक है। हमारे हीरो है ना वो सुल्तान रही अदालत में जाके कहता हो जज साहब, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ हमें पसंद है। ये शहबाज शरीफ साहब अचानक एक बच्ची के साथ जिससे ज्यादती उसके सर पे हाथ रखे अचानक पहुंच गए। तो जब वो पहुंचे तो फिर कैमरामैन वगैरह पूरी DSNGयां लगी हुई थी, उन्होंने अचानक दौरा किया। ये अचानक खत्म कर दें। लाहौर में जगह जगह अचानक बिरयानी बिक रही है, ठीक है ना। ये चूरन बिकना बंद कर दें। आप जाए सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, वो चाहे वजीर आला सिंध हो, वो वजीर आला KP के हो, वजीर आला पंजाब हो, अवाम अब थक गई है इन रंगबाजियों से। लेकिन ईंटों की बात भी ना करें ना, तशद्दुद पे ना उकसाएं, पहले ही बिल्कुल ना, नहीं तशद्दुद पे ना उकसाएं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी भी अवाम को गर्दन से पकड़ के दीवार के कोने पे ना लगाए। अच्छा,
ब्यूरोक्रेसी ये हमारे खिदमत के लिए पैदा हुए हैं, हम पे रूल करने के लिए नहीं पैदा हुए। बिल्कुल ठीक। मेरे पे सुन लेना, मैं तो पानी पीऊं तो टैक्स देता हूं, मैं मोबाइल का मैसेज करूं तो टैक्स देता हूं, मैं बाहर गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊं तो टैक्स देता हूं, मैं सड़क के ऊपर चलूं तो टैक्स देता हूं। और मेरे टैक्सों से जो ब्यूरोक्रेसी है वो गाड़ी लेती, केड़ी पंजाब हुकूमत ने पिछले साल फॉर्च्यून अनफॉर्च्यून गाड़ियां ले रहे हैं, ठीक है ना, वो हमारे लिए अनफॉर्च्यून गाड़ियां, हमारे पैसों से। मेरे पास साइकिल नहीं है, मुझको तो मैसर नहीं, मट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से रोशन, चंगे पीर लबे ने सी। बिल्कुल ठीक। हमारे दुख का मदावा करने वाले हमारे पैसों पे मौजे करते हैं, हम उन्हें पालते हैं, मुड़ के उनसे मिलने जाओ तो आप जाए सेक्रेटरीट जाए अंदर, आप तो चले थोड़ी मुंह मथा आपका अच्छा है, आप अंदर चली जाएंगी, मुझे तो अंदर ही नहीं घुसने देगा कोई। किससे मिलना है, क्यों मिलना है, शनाख्ती कार्ड कहाँ है आपका, अपनी फला को साथ ले जाना है, सना को साथ ले चलो मैं ब्रेक अनाउंस करती हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे। तो निजी हाउसिंग सोसाइटी की जमीन के के केस में क्या अहम रिमार्क सामने आए चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, उस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के साथ बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आज प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी की ज़मीन की मुंतकिली के केस की समाअत हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस साहब के बहुत ही अहम रिमार्क सामने आए हैं। उन्होंने कहा डीएचए वाले धंधा कर रहे हैं, पैसा कमाना है तो कमाएं, शहीदों को बीच में मत लाएं। मलिक साहब कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? वो एक्चुअली समाज में जो डीएचए के वकील थे उन्होंने मतलब अदालत को बताने की कोशिश की कि ये जो इदारा है ये पाकिस्तान के लिए जो जान देते हैं उनके लिए कुर्बानी देते हैं, उनके लिए आप ये एक मुआवजा, एक रिटर्न कह लें, एक तोहफा कह लें, तो उस पर चीफ जस्टिस का हक है। उन्होंने 2-3 चीज़ें जो इस पे की, उन्होंने कहा कि आप तो कारोबार करते हैं। हाँ जी। मतलब उन्होंने जो कोशिश की कि हम तासर ऐसे देने की कोशिश की जिस तरह ये खाली शोदा के लिए नहीं, आप कारोबार भी करते हैं। उनका कहा उनका जो असल पॉइंट मैं समझता हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो इससे आगे वाला। एक तो उन्होंने कहा ये केस लाइव कवरेज पे चला जाएगा, ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। तो बाकी मेरे ख्याल अगले प्रोग्राम में शायद हम डिस्कस ही ना करेंगे, आप सारा कुछ देख ही लेंगे। अच्छा, दूसरी बात जो मुझे लगा सबसे खूबसूरत जो उन्होंने बात की, जो मैं बाकी समझ, ये मैं नहीं कर रहा, शुक्र है कि मैं तो घर ही जाना है ना, वो चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान कह रहे हैं कि भाई रियासत का काम है ज़मीन बचाना, यू हैव टू डिफेंड द लैंड। और सबसे बड़ी जो मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी, उन्होंने कहा जी 3 किरदार बड़े अहम है। एक उन्होंने लफ्ज़ जनरल परवेज मुशर्रफ नहीं, खाली परवेज मुशर्रफ का है, परवेज मुशर्रफ परवेज लाई, 2 परवेज का है, और तीसरा उनका निजी हाउसिंग सोसाइटीज। उसमें मज़ेदार जो बात की है वो बड़ी समझ ले पावरफुल सी बात। उन्होंने कहा यार ईस्ट इंडिया कंपनी भी इस तरह नहीं करती थी कि इसको प्लाट दे दो, इसको प्लाट दे दो, उसका प्लाट छीन लो। ये वजीर आला कौन होता है? मतलब ये लाट साहब होता है। तो मैं समझता हूँ इसमें अगर पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जो भी कहता है, मेरी तो अकल यही कहती है कि वो लॉ और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कहता है, वो आइन के मुताबिक कहता है। और अगली किस्तें जो है इस केस की वो बड़ी मज़ेदार होगी, क्योंकि आप सारा कुछ लाइव देखेंगे। राना साहब, क्या वजीर आला का इख्तियार होता है? चीफ जस्टिस साहब ने सवाल उठाया है तो बड़ा वैलिड किस्म का ये पॉइंट है, जवाब कौन देगा इसका? नहीं, देखें, जहाँ तक वज़ीर आला के इख्तियार का ताल्लुक है तो वज़ीर आला इतना तगड़ा होता है कि अगर वो आइन उसे एक मुद्दत देना और वो उस मुद्दत से बाहर निकल जाए, तब भी उसकी तरफ कोई नहीं देख सकता, बल्कि फिर उसे आप बाकायदा वज़ीर दाखिला भी बनाते हैं, फिर आप उन्हें चेयरमैन पीसीबी भी बना लेते हैं। और फिर ये कि वोट को इज्जत दो वाली पार्टी जो है एक अपने उम्मीदवार छोड़ के आज़ाद उम्मीदवार को वोट भी देती है, सेनेट के अंदर देने पे तैयार हो जाती है। तो वज़ीर आला तो वज़ीर आला होता है। लेकिन मैंने चूंकि कार्रवाई सारी पढ़ी नहीं, मेरी अभी ख्वाहिश थी कि मैं पढूं, तो मुझे भी यकीन करें मुझे कभी ये नहीं रहा कि मुझे इस तरह इतनी अजीम सोसाइटियों में कोई घर ही मिल जाए। मैं कहता हूँ कभी कभी मुझे निकलने का, गुजरने का मौका मिल जाए तो ये भी बड़ी एक मेरे लिए सादत की बात होगी। क्योंकि वहाँ तो सुना है कि मैंने एक उसका सुन रहा था पुलिस एहलकार का बड़ा दिलचस्प जुमला, मलिक साहब, वो वायरलेस पे उन्होंने कहा वो कोई भिखारियों के खिलाफ कंपेन चलनी थी। अच्छा। तो कुछ इस तरह का, तो उसने जो मैसेज किया तो उसने कहा कि यहाँ पे या तो 3 ही लोग हैं, या फॉर्च्यून में फिरने वाले, या भिखारी, या हम लोग पुलिस वाले, तो वहाँ चौथे का कोई गुजर नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि इतनी अजीम सोसाइटियाँ जो हैं उनका हमें एहतराम करना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी एक अजीम काज के लिए और जिसका प्लॉट है इन सोसाइटीज में। हाँ। ये तो आपको भी पता है, ये तो सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को बड़ा जुल्म है राना। हमारा शहर देखो ना, जो हमारा बचपन का लाहौर था, ग्रीन था, को खेती बाड़ी थी,
मुझे याद है हम बचपन में जो सब्जियां खाया करते थे या फल खाया करते थे, हमें वो दुकानदार बताता था बाबू जी शदरेदा तो फल ले आंदा है। अब देखे ना आपने क्या किया, अब जंगल बना दिया, सिमट ही सिमट, सिमट ही सिमट, और देखे टेम्परेचर, लाहौर इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। मेरा ख्याल है बाकी छोड़ भी दे उन्होंने जो बातें की हैं, खुदा के लिए लाहौर पे रहम करें, बड़े शहरों पे रहम करें, हाउसिंग बंद करें। आपको पता है, आप तो खैर अभी थोड़ा अरसा ही हुआ है पैदा हुए, तो हम जब जाते थे सब्जी लेने, तो जो सब्जी वाला होता था ना, वो सब्जी देने के बाद थोड़ा सा हरा धनिया या पुदीना या मिर्चें उठा के वैसे डाल देता था। अब हाथ तो लगाएं, अब नहीं होता, आपके हाथ ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत काट दिए जाएंगे। सो मैं ये समझता हूँ कि अच्छा है, इस बड़ी सोसाइटियाँ बननी चाहिए। और हम गरीबों का क्या है, हम तो कच्चे कोठों में भी मर जाते हैं। इस तरह की सोसाइटियाँ जो है ना, इनका बनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक भी ऐड कर लेते हैं आज प्रोग्राम में। जिस तरह से बहादुर फौज ने नाकाम किया है बुज़दिल दहशतगर्दों का हमला, उसकी भी बात करनी चाहिए। गवादर पोर्ट अथॉरिटी पर BLA ने जो हमला किया उसे नाकाम बनाया है हमारी पाक फौज ने, बहादुर फौज ने। तमाम के तमाम 8 दहशतगर्द हलाक किए हैं मलिक साहब। देखिए ये बहुत ही काबिले तारीफ बात है, इसको हम सलूट करते हैं कि आप सोच सकते हैं इसके पास सारी सरकारी बिल्डिंग थी, इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग थी, पता नहीं राने का दिल हो सकता है कि अच्छा चलो इलेक्शन कमीशन था, वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस था, और ये बोर्ड ये पूरी दुनिया का आइकॉन है। गवादर की पोर्ट है, अल्लाह ना करे, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि अगर वो चले जाते हैं, आप इमेजिन करें क्या लॉस होना है। तो ये तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, मगर एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जिसमें मैं वज़ीर दाखिला जनाब अपने नकवी साहब को कोड करूंगा, उनकी ये बात बड़ी लॉजिकल है कि ये अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने आप को दिफा कर सकते हैं, मगर हमें एक कदम पीछे जाना पड़ेगा। हमें ये भी ऐसा सिस्टम ढूंढना पड़ेगा हम पे हमला ही ना हो, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हमारे पास इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारे पास सिस्टम है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अब ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मगर एक कदम पीछे में ये सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा नेटवर्क को पकड़ें, इनको ये जब घर से निकले अभी सोच ही रहे हो कि हमने उस बिल्डिंग पे जाना है, तो हमारे सिस्टम को पता लगे और हम वहाँ पे उनको ख़त्म करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। दहशतगर्दी की जो कार्रवाई है मज़ीद नाकाम करने की भी कोशिश की जा रही है, जो कि इसकी तरफ इंडिकेशन है कि दहशतगर्दी फैल रही है पाकिस्तान में। उसके बचाव के लिए क्या स्ट्रैटेजी? देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमेशा हिस्ट्री जो है ना ड्रॉप कैचेस नहीं लिखती, सेंचुरी लिखती है। आपने सेंचुरी बनाई, उसमें कितने ड्रॉप कैचेस हुए। सर गैरी सोबर्स ने जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 300 कितने का, तो पहली गेंद पे आउट हो गए थे, अंपायर ने आउट नहीं दिया था। तो हिस्ट्री ये नहीं लिखेगी कि उन्हें पहली गेंद पे आउट नहीं दिया गया था, हिस्ट्री ये लिखेगी कि उन्होंने 300 प्लस स्कोर किया था। इसी तरह हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है ना, ये 10,000 हमले रोकती हैं। जो अब इस टाइम हम बात कर रहे हैं, तो इस टाइम भी हमारे बहादुर नौजवान कहीं ना कहीं इंगेज हैं दहशतगर्दों से। हाँ। कहीं ना कहीं ये गेम चल रही है, पता नहीं दिन के कितने थ्रेट्स हैं जो वो अपने इंटेलिजेंसी से और अपनी महारत से उनको नाकाम बनाते हैं। कहीं कहीं जाहिर है जो जिसने मरने का फैसला कर लिया, तो उसको इतना पकड़ना रोकना आसान नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये समझता हूं कि अगर हम इंटेलिजेंस शेयरिंग बेहतर करें, इदारों में आपस में कोऑर्डिनेशन मजीद इंप्रूव कर लें, और आपस में देखें ना, नेशनल एक्शन प्लान क्या था जी, उसके एक अहम कड़ी ये थी कि एपेक्स कमेटियां और ये सारे रेगुलरली हालात का जायजा लेंगी, इदारे आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाएंगे, तो ये बढ़ना बहुत जरूरी है। आखिर कब तक हम लाशें उठाते रहेंगे, कब तक हमारी धरती जो है इस तरह नाहक खून देखती रहेगी, कब तक हमारे गबरू सपूत जो है इस तरह कुर्बानियां देते रहेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप जीरो टॉलरेंस कर दें, जिस पे शक है ठीक है, जैसे 9 मई वालों के लिए आपको जीरो टॉलरेंस है, इसी तरह जिस पे ये शक हो जाए कि ये हमारी धरती पे दहशतगर्दी के पीछे खड़ा है, वो कोई भी हो उसे आप उड़ा दें। एक दफा सर्जिकल ऑपरेशन करें, जो नासूर फैल रहा है उसको एक दफा सर्जिकल ऑपरेशन से खत्म कर दें, ताकि हम एक पुरअमन जिंदगी की तरफ जा सके। और हमारी मुझे अपने पाक फौज पे और अपने इदारों पे पूरा यकीन है कि उन्होंने इतने अरसे से पता नहीं कौन कौन सी बैनुल अक़वामी एजेंसियां और हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, वो हमारे भाई ममालिक जिन्हें हम अपना भाई समझते हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम इसके बावजूद उन सब चीज़ों को टैकल करते हैं। आई सल्यूट, और मुझे उम्मीद है कि बेहतर कोऑर्डिनेशन से हम ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने भी कह दिया है कि जो सरहद पार दहशतगर्दी आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं तो आपका ख्याल है वो बयान देते बर्दाश्त कर सकते हैं? बस बयानों पे आप जाना छोड़ दें, हमें एक्शन चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि हमें एक पॉजिटिव चीज़ है, वही अमेरिका वाली बात करें
पॉइंट बिल्कुल सिंपल सा है। शुक्र करें उन्होंने डबल सवारी पे पाबंदी नहीं लगाई। सिंपल सा पॉइंट है, एनालिसिस ये है कि अच्छी बात है हमारे पास अच्छा डिफेंस है, प्राउड ऑफ इट, बड़ी खुशी है, हमारे भाई हैं बेटे उन्होंने रोका है, मगर हमें इससे पीछे मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क पे काम करना चाहिए, हमें उसको बेहतर करना चाहिए ताकि हम इस गंद को पहले ही हम खत्म कर लें। ये ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। बिल्कुल कमेंट है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ताहिर मलिक साहब, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। सना कहवान को बहुत शुक्रिया, राना साहब आपका भी, ताहिर मलिक साहब आपका भी। लेकिन आखिर में जाते जाते एक सवाल, आखिरी सवाल जो कि बड़ा ज़रूरी है, राना साहब आप ही से मैं पूछूंगी, क्या पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर रेड लाइन वाज़े कर दी? नहीं, हम बहुत अरसे से टॉलरेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। हमारे आर्मी चीफ ने उन्हें 12 सबूतों के साथ बात की, हमारा वफद वहाँ गया, वो जाके उनसे मिल के आया, उनसे बात करके आया, फिर हमारे वजीर आजम ने बारहा किया, हमारी खारजा कमेटी ने बारहा किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद तालिबान के भी हाथ में इतनी गेम नहीं है, वहाँ पे जो टीटीपी है शायद वो उनके काबू में भी नहीं है। एक अमेरिका की आज की मीटिंग में उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तानी अवाम को दहशतगर्दी से बचाने के लिए भरपूर इकदाम करना चाहती है, ठीक है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो टीटीपी से असला मिला है ना पिछले 8-10 वारदातों में, वो अमेरिकन है। मलिक साहब आप भी कुछ कहना चाहेंगे? रेड लाइन तो हमने ड्रॉ कर दी, लेकिन अभी भी अफगानियों का इनखला मुमकिन नहीं हो सका पाकिस्तान से। अच्छा, आज वो मैं जो हियरिंग सुन रहा था उसमें एक अमेरिकन कांग्रेसमैन ने उनकी हिमायत में बात की है कि उनके बहुत ज़्यादा लाखों लोग हैं, आप उनको बेदखल ना करें। पता नहीं है, मुझे तो पता नहीं कि क्यों वो इनके बारे में भी सेंसिटिव है, दुनिया का पाकिस्तान पे दबाव भी है। मगर मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पे अफगानिस्तान से देखें ना, आप ईस्ट में इंडिया है वो बताने की ज़रूरत नहीं, वेस्ट में आप है। मेरे लिए पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सारे रास्ते रखने चाहिए। मेरे ख्याल में मुज़ाकरात का रास्ता भी बंद नहीं होना चाहिए, डिप्लोमेसी भी बंद नहीं होनी चाहिए। और सीधी बात है, जहाँ को अगला आपकी बात ना समझे सुने तो फिर आप ताकत का भी इस्तेमाल करें। तो पाकिस्तान को एक कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए, गुफ्तगू भी करें, मुज़ाकरात भी करें, भाईचारा भी रखें, मगर ग्रेस के साथ, ताकत के साथ, कि अगले को ये समझ आ जाए तो यही कि बात आपकी वीकनेस नहीं है। यही बात तरीक़न साहब भी कर रही है। बानी पीटीआई ने भी आज जेल में ये बात की है। बानी पीटीआई का थोड़ा सा ना उनके बारे में एक इल्जाम यही है कि जी उन्होंने जो गलत एक सेटलमेंट हमारे दौर में तो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं उसको निगेट नहीं कर रहा। उनका ख्याल था कि एक ही मजहब है, एक ही कल्चर है, एक ही आप माफ़ी पे जाएं। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि हमारी ये स्ट्रेटजी गलत थी कि हमने लोगों को माफ़ किया, तो वो जो क्रिमिनल आंसर था, जो टेररिस्ट आंसर था, वो उसको दोबारा मौका मिल गया। ये एक डिबेट है, मैं उस पर डिबेट में खान साहब का जो एक जुमला, मलिक साहब आई एम सॉरी टू कटिंग यू, उनका ये जुमला एक देखें, उन पे खान साहब पे एक जो इल्ज़ाम है ना, वो ये कि उन्होंने टीटीपी के लोगों को लाके वहाँ पे बसाया। तो आज उन्होंने इस पे भी बात की, उन्होंने कहा कि जिस जनरल ने ये सारे मुज़ाकरात किए उसको मैंने तो पॉइंट नहीं किया था, वो तो मियां नवाज शरीफ साहब ने किया था। तो मेरा ख्याल है ब्लेम गेम से निकलना चाहिए, और किसने किया था या किसने नहीं किया था इससे निकल के हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान के मुफाद में क्या है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो इमरान खान हो, हमें पाकिस्तान के मुफाद को मुकद्दम रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तानी अवाम पुरसकून है तो पूरा पाकिस्तान पुरसकून। सुना 2 घंटे का शो है। जी जी, नहीं बस मैं क्लोजिंग की तरफ जा रही हूँ। बहुत शुक्रिया ताहिर मलिक साहब आपका भी, साराना साहब आपका भी। मुझे सनवान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।